हेलो दोस्तों, एसपीवी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी का चैप्टर है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान में नहीं रहने के कारण आपको गलत हो जाता है। और इसको एवरग्रीन चैप्टर हम मानेंगे चूँकि निर्वाचन आयोग से सभी एग्जाम में आता है। कभी पूछ लेता है कि निर्वाचन आयोग कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, या निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, या फिर पूछ लेता है कि आपको ये जो मतदाता दिवस होता है कब मनाया जाता है। तो बहुत सारी क्वेश्चन ऐसा है जो यहाँ से बनता है, तो आप लोग इसको देखिएगा, हम डिटेल रूप में बताएंगे, 10 मिनट में खत्म कर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो शुरू करते हैं। निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसका भाग 15 और अनुच्छेद की बात करें तो आपका अनुच्छेद हो जाएगा 324 से, एक मिनट, इसका वर्णन भाग 15 और अनुच्छेद अगर आपको कहीं आ जाए दिखे तो 324 से 329 तक इसका वर्णन मिलता है निर्वाचन आयोग का। और इसी यहाँ पे इसका जगह दिया गया है, इसलिए इसे संवैधानिक संस्था कहते हैं। इसकी स्थापना पूछेगा आपसे, स्थापना कब हुई, तो स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना आपको 25 जनवरी 1950 को किया गया था। और यही जो 25 जनवरी 1950 को किया गया था, इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस या वोटर दिवस मनाते हैं। ठीक है, जो 446 पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को। ठीक है, तो इसकी स्थापना हो गई। इसे पूछता है कि एक कितनी सदस्यीय थी, तो जब इसकी स्थापना हुई तो इसमें एक ही सदस्य थे जो मुख्य रूप से मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, वो उन्हीं को एक जगह दिया गया था, एक ही पोस्ट क्रिएट किया गया था। तो फिर पूछा कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे या निर्वाचन आयुक्त कौन थे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको क्रिएट करेगा। आयुक्त कौन थे, तो ये आपका सुकुमार सेन हो जाएंगे, सुकुमार सेन हो जाएगा। और अगर वर्तमान में पूछे तो वर्तमान परिस्थिति हम लोग देखें तो वर्तमान वाली लास्ट में देख लेंगे, क्योंकि अभी इसको देखना है कि कब ये 3 सदस्यीय बना और कब तक एक सदस्यीय रहा। तो जब इसकी स्थापना हुई तो इसको 1950 को किया गया और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त निर्वाचन आयुक्त कह सकते हैं सुकुमार सेन को बनाया गया था। इनकी कार्यकाल की बात करें या फिर इनकी नियुक्ति की बात करें, इनकी शपथ की बात करें, त्यागपत्र की बात करें, तो कैसे होता है इनका। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये जितना हम पढ़ा रहे हैं उसका अनुच्छेद 324 में वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 324 मिनट, इसी में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल की जानकारी मिलती है, इनकी नियुक्ति की जानकारी मिलती है, इनका वेतन है, ये सारी जानकारी 324 में ही मिलती है। अनुच्छेद 324 मुख्य रूप से 3 ही अनुच्छेद हम लोग देखेंगे, 324, 25 और 26। इससे ज़्यादा मतलब एग्जाम में नहीं पूछा था, इसलिए वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनकी शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है, शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अगर त्याग पत्र देना चाहें तो क्या करें, किसको ही देंगे, पूछा जाए कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं त्याग पत्र किसे देंगे, तो त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देंगे। इनका एक होता है इनका शासनकाल, तो यहाँ पे आपको फंसे क्वेश्चन वो बताते हैं, क्योंकि ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं इसीलिए इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। ये आपका क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। अगर वो 60 साल के एज में नियुक्त होते हैं और वो अगर 6 वर्ष पूरा करने जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उनको पहले ही हटना पड़ेगा।
तो 6 वर्ष या 65 वर्ष आप याद रखेंगे। और यहीं से होता है अन, जो आपको हम आगे आगे इसमें बताएंगे कि 1989 ईस्वी में 2 अन आयुक्तों की नियुक्ति हुई, अन आयुक्तों की नियुक्ति हुई। और 1989 में ही 3 स्तरीय या 3 सदस्यीय आप बोल सकते हैं, 3 सदस्यीय आयोग बन गया, 3 सदस्यीय। तो जो अन आयुक्त होते हैं, यहाँ कार्यकाल में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए हम देख रहे हैं। जो अन आयुक्त होते हैं उनका शासनकाल की बात करें तो यहाँ तो 6 वर्ष रह ही जाएगा ये, और यहाँ पे आपको डिफरेंट दिखेगा कि 62 वर्ष यहाँ रहेगा। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। और अन आयुक्त की बात करें तो अन आयुक्त में हो जाएंगे 6 वर्ष या 62 वर्ष, सिर्फ ये 6 वर्ष ही रहेगा। और ये जो आपका मैक्सिमम बड़ा जो एज है 65 में, यहाँ 62 वर्ष हो जाएगा। अब इनका देखते हैं हटाने की प्रक्रिया। तो हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के समान होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, उनको हटाने की क्या प्रक्रिया होती है, तो हमने इसको आप देख लिया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सब में बता दिए हैं कि हटाने की प्रक्रिया संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा में 100 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए और राज्यसभा में 50 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए, और इतना हस्ताक्षर होने के बाद 2/3 बहुमत से संसद में पेश किया जाएगा। और संसद में पेश होने के बाद राष्ट्रपति के पास फाइनल हस्ताक्षर हो जाएगा, तो इनको पद छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ कार्य चलेंगे जो असंवैधानिक होगा, संविधान के विपरीत होगा, कदाचार युक्त अगर पाए जाते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, तो इनको संसद द्वारा महाभियोग लाकर हटाया जाएगा। जो जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो मुख्य निर्वाचन मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उन्हीं के समान इन पर महाभियोग लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पॉइंट समझ में आएगा बेहतर रूप से। तो आइए फिर से देख लेते हैं भाग इसकी जानकारी भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 से मिलता है। निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करें तो 5 जनवरी 1950 को हुआ था। प्रथम मुख्य चुनाव की बात करें तो सुकुमार सेन है। और वर्तमान में भी देख लीजिए, वर्तमान में कौन है, वर्तमान की बात करें तो राजीव कुमार है। राजीव कुमार वर्तमान में राजीव कुमार हैं। अब प्रथम अगर पूछे तो सुकुमार सेन थे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देंगे। इनकी कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। अन आयुक्तों की नियुक्ति की बात करें, अन आयुक्तों की बात करें तो 6 वर्ष या 62 वर्ष होगा कार्यकाल। अगर हटाने की प्रक्रिया यहाँ तो देखिए कि संसद महाभियोग द्वारा इनको हटाया जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। अगर अन आयुक्तों की बात करें तो अन आयुक्त होते हैं जो 2 होते हैं, उनको राष्ट्रपति ये जो होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उनसे परामर्श लेकर के इनको हटा देते हैं। इनके लिए कोई महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और अन आयुक्तों की नियुक्ति को अन आयुक्तों को हटाने के लिए राष्ट्रपति परामर्श लेते हैं इनसे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त से इनको हटा देते हैं। तो हटाने की प्रक्रिया दोनों आप समझ गए होंगे, अन आयुक्तों की मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की भी समझ गए होंगे। तो आइए अब आगे बात करते हैं, इसका क्या कार्य होता है उसको देख लेते हैं। ये बॉक्स वाला बहुत कन्फ्यूजन इसमें होता है, इसलिए हम इसको लिख दिए हैं। और इसको आप लोग भी बारीकी से समझिएगा। बहुत जगह आता है क्वेश्चन, तो लोग फंस जाते हैं और गलती होने के बाद एहसास होता है कि हाँ गलती हो गया। इसको कार्यकाल देखने से पहले देख लेते हैं 2 अनुच्छेद और। एक होता है अनुच्छेद 324, अभी देखें, अभी 325। इसके तहत कहा जाता है कि चाहे वो किसी भी मूल का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी धर्म का हो, या जन्म स्थान के नाम पे उसको आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, या किसी मतलब ये नहीं कर सकते कि आप फलाने जात के हो, आपको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो 325 में ही विवरण देता है कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति को या किसी भी मूल के व्यक्ति को आप वोट देने से नहीं रोक सकते हैं। वो है गैर कानूनी है और गैर संवैधानिक है। इसलिए इसमें इसी का विवरण मिलता है कि किसी भी व्यक्ति को मूल वंश, जाति, लिंग
जन्म स्थान आदि के आधार पर वोट देने से मना नहीं किया जा सकता है, तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई आपको कहता है कि हम वोट नहीं देने देंगे बूथ पे, तो उसको मारिए 2 फटाटा, बोलिए कि देखो मेरा अधिकार संवैधानिक है जो 325 में उल्लेखित है कि किसी भी मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा और नहीं उसको मना किया जा सकता है कि आप वोट नहीं दीजिए। और लगे हाथ देख लेते हैं 326 अनुच्छेद 326, इसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार मतलब वयस्क मताधिकार का मतलब जिसका उम्र 18 साल हो गया हो। शुरुआती जब बना था संविधान, जब ये निर्वाचन आयोग बना था और संविधान में था, तो शुरुआती में संविधान में जिक्र किया गया था कि 21 वर्ष एज वाले ही 21 साल या 21 साल से ऊपर वाले ही वोट करेंगे। और 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ और इसी में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया और इसी के बारे में कहता है अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार, जो वयस्क हो गए 18 साल के हो गए हैं या 18 साल से अधिक उम्र वाले हैं वो वोट करेंगे। तो यही इसमें डिटेल देता है। आइए अब देखते हैं कि कब त्रिस्तरीय बना, उसके बाद इसका कार्य देखेंगे। कार्य को बहुत सिंपल एक ही लाइन में याद कर लेंगे, ज़्यादा नहीं उसमें पढ़ना है। जब शुरुआती निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को, तो इसमें सिर्फ एक सदस्य थे। 16 अक्टूबर 1989 को इन्हें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो थे ही, अब प्लस में 2 अनायुक्त की नियुक्ति की गई। अनायुक्त की नियुक्ति की गई, इस पर से आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 सदस्य हो गया, इसमें 3 सदस्य हो गया। तो यही आपको क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम बार निर्वाचन आयोग कब 3 सदस्य बना था। एग्जाम में कॉम्प्लिकेटेड करेगा क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि प्रथम बार निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग कब त्रिस्तरीय बना था, 3 सदस्यीय बना था। तो आप देख सकते हैं कि 16 अक्टूबर 1989 को 3 स्तरीय बना, तो 16 अक्टूबर को बना। फिर आप देखते हैं कि 1990 में इसको फिर से ये दोनों को हटा दिया जाता है। तो 1990 में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही रहते हैं, तो फिर से एक सदस्य बन जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो फिर आप देख रहे हैं एक सदस्य बना, यानी कि 1990 यहाँ पे 89 में 3 सदस्य बना, फिर पुनः 2 को हटा दिया गया और 90 में फिर से एक सदस्य बन गया, तो यहाँ एक सदस्य हो गए। और फिर 3 साल के बाद 1993 में फिर से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो थे ही, और साथ ही यहाँ जो 2 यहाँ से हटाया गया था, तो यहाँ पे 2 फिर ऐड कर दिया जाता है अनायुक्त। तो 3 सदस्य हो गया यहाँ पे, तो 3 सदस्य फिर हो गया। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि पुनः दोबारा कब 3 सदस्य बना था 93 में, या पूछता है कि कब निर्वाचन आयोग है जो 3 सदस्य बना। तो एक बार बना 1989 में और एक बना 93 में। फिलहाल देखिए फिलहाल तक 3 सदस्य ही हैं। तो ये सब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कहीं कहीं पूछ देगा, बिहार दरोगा या बिहार पुलिस तो नहीं बन पाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा ये सबको। आइए आगे देखते हैं इसका कार्य देखते हैं, जो बहुत आपको ऑब्जेक्टिव कहीं बनाइएगा तो देखने को मिल जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का कार्य नहीं है, ऐसे पूछता है। तो हम लोग इसी तरह से याद कर लेते हैं। इनका कार्य है, मान लीजिए कि वोटर लिस्ट तैयार करना, या फिर राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, या तो फिर आप कह सकते हैं कि जो परिसीमन आयोग होता है उसको गठित करना। तो बहुत सारी कार्य हैं जो पूछा जाता है, वो याद रखिएगा कि कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। तो आप याद रखिएगा कि कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। बहुत क्वेश्चन ही परेशान आपको करता है, तो इसमें मुख्य रूप से याद रखें कि अधिसूचना जारी करना, चुनाव का अधिसूचना जारी करना। चुनाव का अधिसूचना जारी करना, यही इनका कार्य नहीं है।
ये आपको मुख्य रूप से राष्ट्रपति का हो जाता है। जो ये कार्य है मुख्य रूप से ये राष्ट्रपति का है और राष्ट्रपति संसद द्वारा इसको जारी करवाते हैं जब चुनाव कराना होता है तो आप याद रखें कि ये नहीं पूछता है कि क्या क्या कार्य है, ये पूछता है क्या नहीं कार्य है। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल जाएगा। तो चुनाव का अधिसूचना जारी करना ये राष्ट्रपति का कार्य है, संसद द्वारा किया जाता है, इसलिए आप निर्वाचन आयोग ये कार्य नहीं है। और ये देखिए ये बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए हम लिख दिए इसको। तो इसको हम समझते हैं कि हम अभी देखा कि राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करना निर्वाचन आयोग का कार्य है। तो कहता है कि प्रथम कंडीशन कहता है कि लोकसभा, पहला पॉइंट कहता है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में, आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में वैध मत का 6%। पहला कंडीशन कहता है कि लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में वैध मत का 6% तथा साथ ही बोलता है कि साथ ही 6% तो लाना ही है, साथ ही एक राज्य या अधिक राज्यों से लोकसभा में 4 सीट प्राप्त किया हो। तो पहला कंडीशन कहता है कि लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में 4 या 4 से अधिक राज्यों में जो वैध मत था उसका 6% प्राप्त किया हो तथा साथ ही एक राज्य या अधिक राज्यों से लोकसभा में 4 सीट प्राप्त किया हो, इसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दिया जाएगा। या दूसरा पॉइंट कहता है कि दूसरा कंडीशन कहता है कि कोई दल न्यूनतम 4 राज्यों में, यहाँ न्यूनतम का कंडीशन है, न्यूनतम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त किया हो तो उसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिलेगा। या तीसरा पॉइंट कहता है कि तीसरा कंडीशन कहता है कि कोई दल लोकसभा में 2% स्थान पर जीतता है जिसका सदस्य 3 अलग अलग राज्यों से होना चाहिए। 2% जीता है जरूर लोकसभा में, 3 अलग अलग राज्य से होना चाहिए, तब उसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिलेगा। तो आप इसको अच्छा से समझ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन फंसाता है, बहुत परेशान करता है एग्जाम हॉल में। तो इसको फिर से हम देख लेते हैं कि लोकसभा एवं विधानसभा में के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में वैध मत का 6%, साथ ही एक राज्य या अधिक राज्यों में आपको लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करना, अगर प्राप्त करते हैं तो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिलेगा। या दूसरा कंडीशन कहता है कोई दल न्यूनतम 4 राज्यों में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त किया हो। या तीसरा पॉइंट कहता है कोई भी दल लोकसभा में 2% स्थान पर जीतता हो जिसका सदस्य 3 अलग अलग राज्यों से चुन के आता हो तो उसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाएगा निर्वाचन आयोग की तरफ से। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बेहतर रूप में समझ आया होगा और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।